आज हम आपको बता रहे हैं, पहले वीडियो में हमने बताया आपको जड़, और ये भी एक जड़ है, इंग्लिश की एक रीढ़ की हड्डी है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद, शब्दों के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने के लिए किया या लिखने के लिए किया जाता है। अलग अलग तरह के वाक्य में है क्या? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वाक्य में यदि आप पूरे वाक्य में देखेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा, जहां पर भी एक यानी इनमें से एक न एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपने एक चीज देखी हो, क्या देखा हो? एक चीज देखी हो कि 1, 2 और 3 और 4, ठीक है ना? ठीक है, आपने देखा हो एक गाड़ी देखी है, गाड़ी जिसमें 4 टायर होते, क्या होते? टायर होते हैं, और टायर के ऊपर गाड़ी होती है। तो गाड़ी में इंजन की भी आवश्यकता जरूर है और उसमें टायर की भी आवश्यकता जरूरी है, तभी वो चल सकती है। तो जो मेन इंजन है गाड़ी में, इंजन के बगैर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकती। ऐसे ही एक इंग्लिश का इंजन जो है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश का जिस भांति गाड़ी का इंजन मेन होता है, उसी भांति पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन होता है। इसमें यदि आपको देखना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद, ये होते हैं कितने? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद होते हैं 8। कितने होते? 8। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद होते हैं 8। फर्स्ट, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। यदि हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में भी लगभग व्याकरण सेम है, लगभग। दूसरा क्या है? प्रोनाउन इसकी हिंदी है सर्वनाम। क्या है हिंदी? सर्वनाम। प्रोनाउन की हिंदी क्या है? सर्वनाम। और तीसरा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। क्या है? विशेषण। और चौथा है वर्ब। हमने टेंस में भी बताया वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? क्रिया। वर्ब क्या है? क्रिया। और पांचवा क्या है? एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। सबके बारे में डिटेल में बताने वाले हम, लेकिन शब्दों को समझने की कोशिश करो। संज्ञा तो समझ गए होगे, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, एक एक के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, चिंता नहीं करें। वर्ब के बारे में क्या हो तो वर्ब तो जानते हैं ज़्यादातर लोग, क्रिया। और पांचवा होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में भी आप जानते, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताए। और आगे छठा है प्रपोजिशन, यानी संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अव्यय जो संबंध सूचक बताते हैं, संबंध एक दूसरे का बताते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन समुच्चय बोधक यानी, और इंटरजेक्शन
जैसे विस्मयादिबोधक, कोई एकदम ट्रेजिडी वो मर गया तो उसमें इंटरजेक्शन, ओह ये क्या हुआ, तो इंटरजेक्शन, ठीक है, विस्मयादिबोधक, ठीक है। तो आप तैयार, आठों को पहले तैयार कर लीजिए। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रपोजिशन, सातवां है कंजक्शन यानी समुच्च बोधक, और आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक, ठीक है। हिंदी में भी याद करो, हिंदी में भी आते हैं ग्रामर में और इंग्लिश में भी आते हैं। तो पहला नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में संज्ञा, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, आगे छठा प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, आगे कंजक्शन यानी समुच्च बोधक, और आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मयाद बोधक, ठीक है। कंप्लीट। तो इतना तैयार करें और अब हम बारी बारी से आपको नाउन प्रोनाउन आठों के बारे में क्रम वाइज बताते चलेंगे। आठ के बारे में मन से देखें, ये रीढ़ की हड्डी आप समझ लीजिए जा रहे हैं, और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिए इंग्लिश कंप्लीट तैयार हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। तो तैयार हो जाइए, कॉपी लेके पेन लेके, या फिर कॉपी पेन नहीं लेते हैं तो सिर्फ समझ लीजिए, तो समझ लो तैयार हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया, इससे आगे नाउन, ये एक जड़ है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश में विशेष महत्व है। इसमें नाउन, अब पूछोगे कि सर नाउन का क्या मतलब है, नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, नाउन क्यों जरूरी है। तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ही तो हम बताएंगे नाउन जरूरी क्यों है, क्यों इसे पढ़ें। कुछ स्टूडेंट करते हैं कि अनयूज है, अनयूज तो इंग्लिश में कोई चीज है ही नहीं, सब यूज में है। तो नाउन क्यों जरूरी है, देखिए इसकी डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ये तो सबने पढ़ा है, कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका हिंदी में भी हमने लिखा किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह यानी प्लेस, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम है, मोहन है, दहली, मोबाइल यानी वस्तु है, पेन है, तो ये क्या है, नाउन है, इनको हम नाउन कहते हैं। इसलिए ये जरूरी है नाउन का पढ़ना। नाउन का पढ़ना क्या है कि यदि कहीं पे किसी का नाम लिखा है तो समझ लीजिए नाउन है, ठीक है। किसी जगह का नाम लिखा है तो समझ लीजिए नाउन है, किसी वस्तु का नाम है तो समझ लीजिए नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन की डेफिनेशन है, खासकर छोटे बच्चे इसका ध्यान दें। छोटे ने बड़े भी ग्रामर जो होती है, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, जब जड़ मजबूत होगी तो आप ऊपर तक पहुंच सकते हो। तो इसको याद करिए, नाउन इज द नेम, हमारे साथ बोलिए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। थिंग कहते हैं वस्तु को, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एक आपको दे दिया, जैसे एक सेंटेंस ही है कि राम रीड्स द बुक। तो इसमें नाउन क्या होगा, राम, राम क्या होगा, नाउन, और बुक भी होगा, बुक क्या होगा, नाउन, ये भी और ये भी,
तो एक सेंटेंस में यदि कोई पूछता है कि नाउन क्या है, प्रपोजिशन, मैं पूरे सेंटेंस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे। पूरे सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है। हर सब्जेक्ट, हर उसके बारे में आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही सब पूरा सेंटेंस होगा। ये आगे बताएंगे हम आपको। देखिए दूसरा आता है प्रोनाउन। यदि आप नाउन समझ गए तो प्रोनाउन भी समझ जाओगे। ये भी इनके ही भाई हैं, इन्हीं के थोड़ा सा अंतर, मात्र थोड़ा सा। अब कहोगे थोड़ा सा अंतर क्या है? हम सर ये बड़ा क्वेश्चन करो आप लोग कि हम प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की? तो भाई तो मैं बता रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत क्यों है। जब नाउन पढ़ लिया तो प्रोनाउन की क्या जरूरत है? पहले डेफिनेशन देख लो, फिर जरूरत को भी बताऊंगा। प्रोनाउन सर्वनाम। देखिए वीडियो को आप लगातार ये देखते रहे हमारे को, तो आपको अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन आर द वर्ड्स, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, सीधे सीधे उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इनके स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे हिंदी में बताएं हम आपको, हिंदी में हम आपको बताते हैं कि रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी कक्षा 10 में पढ़ती है। रजनी माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। अब देखिए प्रोनाउन जरूरी, मैंने पहले कहा था आपको कि प्रोनाउन हम क्यों पढ़ें, हम ये पढ़ें क्यों? तो देखिए रजनी, ये एग्जाम्पल है। रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी कक्षा 10 में पढ़ती है। रजनी माता पिता की आज्ञा का पालन। हमारे दिमाग में रजनी रजनी जबरदस्ती रजनी कहने का मतलब, ये एक शब्द हम यूज क्यों करें बार बार? हम क्यों यूज बार बार कर रहे हैं? जबकि यहां होना क्या चाहिए? यहां होना चाहिए एक बार बोल दिया रजनी एक अच्छी लड़की है। अब यहां क्या यूज होना चाहिए? अपने हिसाब से बताओ क्या यूज होना चाहिए? वह कक्षा 10 में पढ़ती है, तो यहां पे क्या लगेगा? यहां पे क्या लगना चाहिए? वह कक्षा 10 में पढ़ती है। फिर रजनी माता पिता, यहां भी वह लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? वह। अब जो वह शब्द यूज हुआ है वही क्या है? प्रोनाउन है। वही क्या है? प्रोनाउन। वह यानी ये रजनी क्या हो गया? नाउन। ये क्या था? नाउन। जब वह यूज हो गया, उसके माता पिता टीचर हैं, तो
उसके लगाना वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। जो उसके शब्द यूज हुआ वो क्या है, प्रोनाउन है। तो समझे कि नहीं समझे आप लोग? जो नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के, ये नाउन प्रोनाउन मैंने एक साथ एक वीडियो क्यों बनाया है, सिर्फ इसको समझने के लिए कि यदि आप नाउन समझ गए तो प्रोनाउन समझ जाएंगे, और प्रोनाउन समझ गए तो नाउन समझ जाएंगे। इसलिए साथ साथ, वैसे तो हम नाउन जो 5 जो नाउन हैं इसके 5 भेद हैं उसको पढ़ाने वाले थे, लेकिन नहीं, मैंने इसका संकल्प लिया कि हम आपको नाउन के साथ प्रोनाउन पढ़ाएंगे जिसके आप समझ सकें, जिससे कि आप समझ सकें, क्योंकि इसका जो है विपरीत है। यानी जो नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होता है उसे ही हम प्रोनाउन, बहुत सिंपल है, पढ़ाई बहुत सिंपल है, सिंपल की जाए तो ठीक है। जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रो और नाउन समझ गए होंगे आप। एडजेक्टिव के बारे में पहले बताया, नाउन ये होते पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप पे आते एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरा टाइप है एडजेक्टिव का। तो इसकी डेफिनेशन है, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। देखिए पहले वीडियो हमारा देखें आप, नाउन का, प्रोनाउन का, और फिर जो है तब एडजेक्टिव आपके स्वतः समझ में आ जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, आपको खुद समझ में आ जाएंगे। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फिर देख लीजिए, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। देखिए, जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है। रमेश एक अच्छा पहले हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी भी ग्रामर पढ़ाता हूं और इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, तो दोनों में मैं बताऊंगा आपको, इसलिए थ्रू आउट जो है इंग्लिश नहीं बोल के बता रहा हूं आपको, हिंदी लेके चल रहा हूं। रमेश एक अच्छा लड़का है। अब आप डेफिनेशन देखिए, समझ में खुद आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, अरे नाउन है वो, प्रोनाउन है मतलब जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, की खासियत बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो हम उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। रमेश एक अच्छा लड़का है, तो रमेश क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, रमेश। अब इसमें लिखा क्या है कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। तो रमेश की खासियत, रमेश है जब नाउन, नाउन की खासियत बताते हैं, तो नाउन की खासियत क्या है, अच्छा। यानी रमेश वैसे तो लड़का है, और जो बीच में वर्ड आ गया अच्छा, अरे मुझे क्या जरूरत है, लो हम ये अच्छा हटा दे रहे हैं। रमेश एक लड़का है, लड़का तो वैसे भी है। अब इसमें यहां पे लगा दिया रमेश एक सुंदर लड़का है, तो ये सुंदर ना है जो सुंदर है,
वही तो एडजेक्टिव है, वही एडजेक्टिव है। बस इतना समझ जाइए कि जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज हुआ है, कौन सा यूज हुआ है, सुंदर या अच्छा, जिसके साथ वैसे टेंस क्या है, रमेश एक लड़का है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज हुआ है उसकी काबिलियत, खासियत जो बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। बस इतनी सी बात है। अब एडजेक्टिव में क्या है, जैसे कोई वह बहुत काला है, वह बहुत काला है, तो काला क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। काला क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। उसकी शर्ट पीले रंग की है, तो पीला क्या हुआ, पीला क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। दूध सफेद होता है, दूध कैसा होता है, सफेद, तो सफेद क्या हुआ, सफेद क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो जैसे वह बहुत सुंदर है, तो वह क्या है, मैंने आपको कल बताया था, वह क्या है, वह प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। इसमें लिखा क्या है, एडजेक्टिव बेस शब्द होते हैं, एडजेक्टिव बेस शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। तो वह क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन की खासियत क्या है, बताओ क्या खासियत है, सुंदर। बहुत के बारे में भी हम आपको बताएंगे, अभी नहीं बताते हैं, वह सुंदर है। इस बहुत के बारे में भी आगे बताएंगे। तो सुंदर कमजोर है, बहादुर है, तेज है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ये इत्यादि वर्ड आते हैं, तो समझ लीजिए क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। क्या है, एडजेक्टिव हैं। देखिए बहुत शॉर्ट में और बहुत कुछ एडजेक्टिव को ये समझना है आपको। तो एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है, विशेषण। डेफिनेशन, एडजेक्टिव बेस शब्द होते हैं, एडजेक्टिव बेस शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या खासियत बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे रमेश एक सुंदर लड़का है, तो सुंदर इसमें क्या होगा, सुंदर इसमें एडजेक्टिव होगा। तो रोजाना नई नई वीडियो देखने के लिए, रोजाना ऐसे ही हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरी बात, एक खास बात है, ये है कि आपको जहां तक समझ में आए, जहां तक समझ में आए हमें बताएं, कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं, इसको लेकर जरूर कमेंट्स करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिया के बारे में, यानी वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक इंग्लिश का अंग होते हैं, और ये 8 होते हैं। 8 में से हम आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, इसकी डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करता है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जैसे मैं चलता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, चलता हूं, तो चलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। मैं खाना खाता हूं, तो खाता हूं, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। मैं गाना गा रहा हूं, तो गाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करता है,
जो भी वो काम करता है उसको प्रकट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। हम आ रहे हैं, तो आना क्या हो गया? क्रिया हो गई। जैसे हमने उदाहरण आपको दिया है, सुरेश वर्क हार्ड, सुरेश कड़ी मेहनत करता है। सुरेश कड़ी मेहनत करता है, तो सुरेश इसमें क्या हुआ? सुरेश करता हो गया, और मेहनत करना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, सुरेश वर्क हार्ड, ये क्या? क्रिया हो गई। यानी मेहनत कौन कर रहा है? सुरेश। तो आप देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करता है, तो सुरेश काम क्या कर रहा है? सुरेश काम क्या करता है? सुरेश कड़ी मेहनत करता है। सुरेश कड़ी मेहनत करता है, तो कड़ी मेहनत करना मतलब मेहनत करना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ऐसे शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, तो सी क्या? वह क्या हो? वह नाउन है। ठीक है, और गा रही क्या है? इसमें क्रिया है, तो इसे हम कहते हैं क्रिया। विशेष ध्यान रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करता है, उसे हम, काम को प्रकट करने वाले शब्द को हम वर्ब, क्रिया कहते हैं। ठीक है, सुरेश वर्क हार्ड, सुरेश, तमाम क्रियाएं हैं, क्रियाएं बहुत सारी हैं। नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो आज के लिए हम आपको क्रिया के बारे में हमने बताया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के या स्थान के काम करने को प्रकट करने, काम करने को प्रकट करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। एडवर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच में एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण। देखिए, आप समझ गए हो, क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। अरे सीधी बात है, क्रिया, इसे यहां प्लस का चिन्ह लगाइए, क्रिया हो विशेषण, विशेषण मीन्स विशेषता, और क्रिया, क्रिया की, क्रिया की वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण तो है ही है, यानी क्रिया की विशेषता बता दें। अभी हमने आपको बताया क्रिया के बारे में, और उसकी विशेषता बता दें, तो उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधी बात, यहीं पे आप इसका कर लीजिए, तो देखिए क्रिया और विशेषण, इसका अर्थ निकाल लीजिए। क्रिया तो क्रिया है, और विशेषण मीन्स विशेषता। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और यदि आपको इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच modifies a verb adjective और another adverb, मतलब जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब होते हैं। एज ही वॉक्स स्लोली, तो इसमें वह क्या क्रिया है? क्या है? क्रिया है। अभी हमने आपको बताया था वॉक जो है वो क्रिया है, और स्लोली क्या है?
स्लोली एडवर्ब है। कि विशेषता क्या है इसकी, यानी क्रिया की विशेषता क्या है, यानी वह धीमे यानी स्लोली धीमे दौड़ता है। तो धीमे क्या हो गया, धीमे एक विशेषता हो गई किसकी, क्रिया की। ये क्रिया की विशेषता हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, वो स्लोली है। दूसरा, दिस हॉर्स रन्स, यानी घोड़ा दौड़ता तो है, घोड़ा दौड़ रहा है, कोई दिक्कत, ये इसमें इतना ट्रांसलेशन पूरा हो जाना चाहिए कि घोड़ा दौड़ता है, ट्रांसलेशन पूरा हो गया। फिर वेरी फास्ट, यही तो विशेषता है घोड़ा दौड़ने की। दौड़ने की विशेषता क्या है, वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज। यही क्रिया की विशेषता है। इसकी क्रिया की क्या विशेषता है, फास्ट। ये हो गया क्रिया विशेषण। तो क्रिया रन थी, इसकी विशेषता वेरी फास्ट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, क्रिया विशेषण। तो अब बताओ पहचान लोगे, बहुत सिंपल है। अब एक और आपको बता दे, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वह हमेशा, वह, अब हमेशा हटा दीजिए यहां से, चलिए ऐसे मैं समझाऊं, ट्रांसलेशन इतने में पूरा हो जाना चाहिए, वह सत्य बोलता है। ये क्या हो गया, ये क्रिया स्पीक द ट्रुथ, ये क्रिया हो गई। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड लग गया ऑलवेज, वह हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा। तो जो हमेशा हुआ, यही तो एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है, यही एडवर्ब है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, ये बताया हमने आपको क्रिया की विशेषता। जो शब्द, सीधा समझ लीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए अब इंग्लिश में से देख लीजिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एडवर्ब और एनोदर एडवर्ब। ठीक है, ही वॉक स्लोली, तो ट्रांसलेशन पूरा हो गया था, वह दौड़ता है। ठीक है, स्लोली, जो स्लोली वर्ड है वो ये एडवर्ब है। क्यों, कि क्रिया की विशेषता स्लोली है। इसमें घोड़ा दौड़ता है, ये पूरा टेंस हो गया। वेरी फास्ट, यही क्या है, वेरी फास्ट जो है क्रिया विशेषण है। और सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है हमेशा। हमेशा, हमेशा क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। तो यही हमने आपको एडवर्ब के बारे में बताया। प्रपोजिशन के बारे में, संबंध सूचक अव्यय। देखिए जहां तक है, मैं कोशिश करता हूं कि व्याकरण हिंदी का भी मजबूत होता चले। इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो इंग्लिश के व्याकरण में और इंग्लिश के और हिंदी के व्याकरण में, इंग्लिश और हिंदी के व्याकरण में सिर्फ डिफरेंस है तो बहुत कम है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। और यदि आप व्याकरण सीख गए, ग्रामर इंग्लिश में कहते हो, हिंदी में कहते हैं व्याकरण, तो आप व्याकरण सीख गए तो एक जड़ सीख लिया आपने, आप हमेशा के लिए मजबूत हो गए। एक मजबूती यदि लानी है आपको वास्तविकता में, देखिए चैनल ज़्यादातर लोग देखते हैं तो अंत तक उसको देखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि यदि वास्तव में सीखना है, यदि वास्तव में आपको कुछ करना है तो देखें मन से।
प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, मतलब जो संबंध बनाते हैं। सीधी बात है, देखिए जहां पर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए कोई और बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन आपको बता देता है कि ये मांग क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, सिर्फ आपके दिमाग की कमी और दिमाग की यदि काबिलियत है तो आप क्वेश्चन के माध्यम से बता सकते हैं कि ये मांग क्या रहा है। संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय का मतलब होता है कि जो संबंध स्थापित करते हैं, दो लोगों को जोड़ते हैं। अब तुमने देखा हो दो लोग किनको जोड़ते हैं, मजिया, यानी प्रपोजिशन का मतलब मजिया, यानी दो लोगों की शादी कराना। समझ गए? समझते हो? दो लोगों की जो शादी में जो मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर, उसे हम कहते हैं मजिया, और इसमें कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं प्रपोजिशन, यानी संबंध सूचक। ये शादी कराता है, शादी। अब शादी के नाम से आप खुश हो गए ज्यादातर, हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन नहीं, संबंध सूचक अव्यय जो संबंध स्थापित यानी संबंध बनाए एक दूसरे के, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। और मजिया का क्या काम होता है कि इधर की पार्टी ली, उसे कह दिया कि लड़के के नाम तमाम प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, बंगला है, इधर का बता दिया। और उधर का क्या किया कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, चाहे हो या न हो, बहुत सुशील है, बहुत सभ्य है। और मजे जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन उधर का सभ्य कह देगा, इधर का सभ्य कह देगा, ऐसे ही, और शादी करा देगा। और ऐसे ही इसका काम है, किसका, प्रपोजिशन का, कि वो संबंध एकदम फिट, एकदम संबंध दोनों को कनेक्ट कर देता है। ट्रांसलेशन में जैसे ऑन, इनटू, ठीक है, ऐसे वर्ड हैं जो संबंध यानी नाउन, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन हो तो नाउन नाउन को जोड़ देता है, नाउन नाउन जोड़ देता है। प्रोनाउन नाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, नाउन को नाउन से जोड़ देता है, इधर भी नाउन दोनों को जोड़ने का काम करता है। नाउन को प्रोनाउन से जोड़ देता है। अब हम आपको बता रहे हैं जो शब्द किसी, देखिए रटने की जहां तक है, मैं कोशिश करता हूं कि पढ़ाई में आपको रटके न पढ़ाया जाए। यदि रटके आपको बताया गया यहां पर भी तो आप नहीं कुछ कर सकते, गारंटी के साथ कहता हूं। हमने देखे तमाम टीचर आते हैं क्लास में और कह देते हैं, हाई स्कूल, इंटर और छोटी क्लासों के लिखना ज़्यादातर शुरू करा देते हैं और कहते हैं कि लिखना शुरू कर दो, उसको आप नहीं कुछ उससे कर सकते, सिर्फ आप कर सकते प्रैक्टिकल से। कोई चीज़ आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आप समझ पाएंगे, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ सकते। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी नाउन, अब देखिए इसे लिखने के तरीके में बच्चे लिखना चाहें, वैसे मेरी क्लास में जरूरत नहीं पड़ती है लिखने की, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाते हैं, अन्य किसी नाउन से और प्रोनाउन से संबंध बनाते हैं, संबंध, यही तो मैं कह रहा हूं, मजिया बनाते हैं, वे प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, यानी बिल्ली कहां है, बिल्ली कहां है, टेबल पर, मेज पर, बिल्ली मेज पर है, तो ऑन, यानी द कैट इज ऑन द टेबल, यानी टेबल को भी और कैट को जो जोड़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑन। क्या कर रहा है, ऑन। तो ऑन क्या है, ये मजिया है, मजिया, समझ गए, ये मजिया है। और मजिया को आप समझ गए तो समझ लो शादी पक्की। और यदि पक्की करनी है तो बस इसको समझ लीजिए, यानी संबंध सूचक अव्यय, ये काफी होते हैं, हम आपको बताएंगे, यानी हर एक के बारे में जरूर बताते रहेंगे।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक, संयोजक यानी जो साथ देता है उसे हम कहते हैं संयोजक। अब साथ कैसे में देता है ये, जो शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। देखिए इसमें इनका संयोग यानी संयोग होता है। जैसे इंग्लिश में आप देख लीजिए डेफिनेशन इसकी, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। सीधी बात है, ये हिंदी में इंग्लिश में है। मैं जब भी आपको बताता हूं तो कोशिश ये करता हूं कि हिंदी का व्याकरण भी कंप्लीट होता चले साथ साथ। तो हिंदी के व्याकरण में जब हिंदी के संयोजक की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, जो शब्द दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं, उसे कंजक्शन कहते हैं। इंग्लिश में जब पूछी जाएगी तो ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड और सेंटेंस, दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे कि हम घर जाते हैं और खाना खाते हैं। जो और वर्ड आया है ना वो और जो वर्ड है और वही कंजक्शन है। जैसे आई नाउ, मैं तुम्हें जानता हूं कि वह सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है जिसमें जो दैट का प्रयोग हुआ है ना, दैट का, दैट ने किसी वाक्य को जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया है। दैट ने क्या किया है, आई नो दैट ही इज ए अनवेल। इसमें जो है जो दैट का कार्य हुआ है, दैट का, यही कहने मतलब कंजक्शन है। सी पास्ड, वह पास हो गया, वह पास हुआ बिकॉज, क्योंकि, जो क्योंकि है ये ही कंजक्शन है। सी इज वर्क हार्ड, क्योंकि कठिन परिश्रम किया, वह पास हुआ क्यों कठिन परिश्रम किया। तो इसको जोड़ने का काम किसने किया, बिकॉज ने। तो बिकॉज क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो ध्यान रखो, परिभाषा इसकी ये है, जो शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। डेफिनेशन, ए कंजक्शन यानी इंग्लिश में ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। इसे आगे हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे इंटरजेक्शन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। विस्मयादिबोधक अवयव, बोलिए हमारे साथ, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक अव्यय। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक अव्यय। ये क्या होते, वे शब्द जो हृदय की तीव्रता बढ़ाते हैं। एकदम कोई चीज अटैक होती है, कभी कोई सुख, अरे वो पास हो गया, कोई नया काम होता है तो खुशी होती है, अपार खुशी होती है, तब वो चीज क्या होती है, इंटरजेक्शन होती है। किसी को सुख की प्राप्ति होती है तो वो इंटरजेक्शन को, कभी किसी को दुख होता है, अरे वो मर गया,
उसके ये हो गया तमाम। और दूसरे आगे भय, जब भी भय मानते हैं, अरे वहां मत जाना, वहां बहुत डर है, वहां भूत बसते हैं, वहां पर चोर रहते हैं, वहां पर शेर रहता है, यानी कोई चीज भय मुक्त है, भय है जिसमें, तो समझ लीजिए वहां पर इंटरजेक्शन है, गेड़ा है। ये चीज बहुत गंदी है, वहां पर बहुत गंदगी है। तो जो चीज घृणित है उसे भी हम क्या, विस्मयात, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जहां पर भी हृदय की तीव्रता बढ़ती है, हृदय की तीव्र भावनाएं होती हैं, तीव्र भावना यानी तेजी से, ये नहीं है तेजी से, कभी सुख मिलता है और ज्यादा सुख मिलता है, जो जिसको बखान नहीं किया जा सके, अपार सुख होता है, वहां पर क्या इंटरजेक्शन होता है, अपार दुख होता है, कहीं पे आश्चर्य होता है, भय होता है, घृणा होती है, तो वहां पर इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन, उसे ही तो हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अरे वो तो बहुत अच्छा था, मर कैसे गया, मर गया, दुख हो गया, तो वो इंटरजेक्शन। और ये क्या हुआ, तो अरे शब्द है ना, वो एकदम यानी महसूस कराता है, विस्मयाद बोधक है, विस्मयाद है, जिसमें विष है, एक तरह का विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सुख यानी तीव्र भावनाओं के साथ, ये साफ लिखा है, वे शब्द जो हृदय की तीव्र भावना, जो एकदम तीव्र करती है हृदय की भावनाओं को। वैसे तीव्र दुख ज्यादा जब पड़ता है तो तीव्र होता है, जब सुख ज्यादा मिलता है तब तीव्र होता है, आश्चर्य यानी भय होता है, घृणा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, वे शब्द ही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। डेफिनेशन आपकी इंग्लिश में भी बताऊंगा, इंग्लिश और इंग्लिश का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण दोनों मजबूत करिए। डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which experiences some sudden feeling such as joy, sorrow, surprise, etc. तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी ऐसे शब्द आते हैं आश्चर्य, भय, घृणा वाले, तो वहां पर हमेशा क्या होता है कि वो शब्द ही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आज आपका ये लास्ट टॉपिक था, किसका, पार्ट्स ऑफ यानी शब्द भेद का लास्ट टॉपिक था इंटरजेक्शन। यानी आज हमने कंप्लीट आपको करा दिया, एक एक बात बताते हुए 8 के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 के बारे में हमने आपको कंप्लीट करा दिया। हमारी वीडियो को अंत तक देखें, आपको 8 यानी 8 का मतलब होता है एक जड़। आधी किताब आप समझ लीजिए, एक आप यदि हाई स्कूल या इंटर के स्टूडेंट हैं तो आधी आपने किताब का अध्ययन कर लिया, ऐसे समझिए। आधी किताब यानी यहां से जड़ शुरू होती है, जो जड़ है, मेन जड़ है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़िए और आप एक इंग्लिश को मजबूती दें।